Namaste, Sat Shri Akal, Kem Cho, Assalamu alaikum viewer. This is Priya. Today we will start class 6 History chapter 10 New Empires and Kingdoms. ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अरविंद प्लेज अ किंग। अरविंद एक छोटा सा बच्चा है और उसे स्कूल में एक प्ले में किंग का रोल मिला है। उसे राजा बनना है, तो वो सोचता है वाह मैं तो राजा बनूंगा और तलवार निकालूंगा और पूरे स्टेज पे घूमूंगा। बट वो सरप्राइज हो जाता है जब उसको ये बोला जाता है कि तुम्हें वीणा भी बजाना पड़ेगा, तुम्हें एज अ पोइट्री भी लिखनी पड़ेगी और म्यूजिशियन भी बनना पड़ेगा। तो उसे लगता है ये कैसा किंग, ऐसे किंग होते थे क्या पहले के टाइम पे। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि पहले के टाइम पे कैसे कैसे किंग होते थे, प्रशस्तिस एंड व्हाट दे टेल अस। अब अरविंद को स्कूल में समुद्रगुप्ता का रोल करना था। ये गुप्ता डायनेस्टी का फेमस रूलर था। समुद्रगुप्ता के बारे में हमें एक लॉन्ग इंस्क्रिप्शन से पता चला है जो कि अशोकन पिलर पे लिखा हुआ था इलाहाबाद में। समुद्रगुप्ता के बारे में अशोकन पिलर पे जो लिखा है ना, वो हरिसेना ने लिखा है और हरिसेना समुद्रगुप्ता के कोर्ट में पोएट और मिनिस्टर का काम करते थे। ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये जो लिखा गया है, इसको बोला जाता है प्रशस्ति। ये एक संस्कृत वर्ड है और इसका इंग्लिश में मीनिंग है इन प्रेज ऑफ, मतलब किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना। तो ऐसे ही काफी सारे रूलर्स की प्रशस्ति लिखी गई है, जैसे कि हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्ता के प्रशस्ति के बारे में। समुद्रगुप्ता की जो प्रशस्ति थी उसमें जो पोएट है उसने काफ़ी तारीफ करी है समुद्रगुप्ता की कि वो एक वॉरियर थे, एक योद्धा थे और उन्होंने बहुत सारे युद्ध को लड़ा था और जीता भी था। वो एक पोएट भी थे और उनको भगवान के इक्वल माना गया है। मतलब इतनी ज़्यादा तारीफ लिखी गई है प्रशस्ति में। यहाँ पे कुछ सेंटेंस भी दिए हुए हैं कि क्या क्या लिखा गया था उनकी प्रशस्ति में, उनकी जो तारीफ करी थी उसमें। समुद्रगुप्ता द वॉरियर, तो इसमें लिखा हुआ है प्रशस्ति में कि उन्होंने बहुत सारी लड़ाई लड़ी थी। अब जब कोई लड़ाई लड़ेगा तो उसके भी तो चोट लगेगी, तो काफ़ी सारे मार्क हैं उनकी बॉडी पर इस बैटल को लड़ने में, जो लड़ाई लड़ी है उन्होंने उस वजह से। पेज नंबर 105 में अगर मैप देखें हम, जो मैप 7 है, तो मैं ये साइड से लगा देती हूँ मैप को। अब देखो आप इस मैप में देख सकते हो कि जो ग्रीन वाला एरिया है और जो पर्पल वाला और जो रेड वाला डॉटेड एरिया है ना, यहाँ पे सब जगह प्रशस्ति किंग के बारे में बहुत प्रशंसा दिखाई गई है, तारीफ दिखाई गई है। हरिसेना जिन्होंने समुद्रगुप्ता के बारे में तारीफ की थी, उन्होंने 4 किंग के बारे में भी बताया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 4 किंग है उनकी जो समुद्रगुप्ता की जो पॉलिसीज थी उन चारों किंग के लिए, वो क्या क्या पॉलिसीज थी। तो फर्स्ट हम देखते हैं द रूलर्स ऑफ आर्यवर्ता। आर्यवर्ता के जो रूलर थे उनका जो यहाँ पे ग्रीन आप देख रहे हैं, ग्रीन जो मैप में शेडेड पोर्शन है, ये वाला एरिया इनका था। तो यहाँ पे 9 रूलर्स थे, इनको समुद्रगुप्ता ने हराया था और इनका राज्य छीन के समुद्रगुप्ता के एम्पायर में ऐड कर लिया था, जोड़ लिया था। ऐसे ही हम दक्षिणापथ के जो रूलर थे उनके बारे में देखेंगे। वहाँ पे तो 12 रूलर्स थे और उनको हरा दिया था समुद्रगुप्ता ने। और उसके बाद ना उन्होंने सरेंडर कर दिया अपना जो राज्य था, 12 जो रूलर्स थे उन्होंने समुद्रगुप्ता को दे दिया। फिर समुद्रगुप्ता ने कहा चलो ठीक है, तुम लोग हार गए हो, कोई बात नहीं, दोबारा से रूल कर लो। यहाँ पे देखो जो आर्यवर्ता वाला ना, इसलिए मैंने ग्रीन से इसको अंडरलाइन किया है क्योंकि मैप में ना जो ग्रीन वाला एरिया है वो आर्यवर्ता का था और जो रेड डॉटेड वाला लाइन है वो दक्षिणापथ का था। इस वजह से मैंने कलर भी यहाँ पर इसलिए रेड करा है जिससे कि आपको लर्न रहे। आप ये मैप में देख सकते हैं जो पर्पल वाला एरिया है ना, ये नेबरिंग स्टेट था समुद्रगुप्ता के एम्पायर का। तो यहाँ पर जो भी स्टेट थे जैसे कि आसाम, कोस्टल बंगाल, नेपाल और जो गाना संघाज है
और नॉर्थ वेस्ट, जितना ही पर्पल एरिया है जो मार्क हो रखा है, ये लोग समुद्रगुप्ता को ट्रिब्यूट गिफ्ट देते थे, उनके ऑर्डर को फॉलो करते थे, उनके कोर्ट में आते थे जब भी समुद्रगुप्ता बुलाता था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए लगता है कि समुद्रगुप्ता का बहुत दबदबा था उस टाइम पे। अब आप देख सकते हैं जो ब्लू वाला एरिया है मैप में, ये सारा एरिया जो था वो कुशानास का, शाकास का और जो श्रीलंका के रूलर थे वो क्या करते थे कि जो उनकी डॉटर होती थी ना, उनकी मैरिज करवा देते थे इसमें समुद्रगुप्ता के एम्पायर में, या फिर उनको उनके साथ करवा देते। तो इस तरीके से वो अपना रिलेशन बनाते थे। तो हर जगह समुद्रगुप्ता का ही रूल चलता था, देखा जाए तो इनडायरेक्टली सब लोग डरते थे समुद्रगुप्ता से। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी कलरफुल ये जो पार्ट है पूरे मैप में, ये इन सब में पावरफुल था समुद्रगुप्ता। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कॉइन में समुद्रगुप्ता जो है वो वीणा प्ले कर रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो उस टाइम पे ना म्यूजिक में भी काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। विक्रम संवत, अब गुप्ता किंग का जो रूलर था चंद्रगुप्ता II, उन्होंने शाकास को हरा दिया था। अब शाकास को हरा दिया था, इस वजह से उनको टाइटल दिया गया विक्रम आदित्य का। और इनका जो एरा था ना वो स्टार्ट हुआ था 58 BCE से। जीनियोलॉजीज, इसका मतलब होता है लिस्ट ऑफ एंसेस्टर, जैसे कि दादा, परदादा, फिर उनके भी परदादा, इस टाइप से। तो उनके बारे में भी प्रशस्ति, उनके बारे में प्रशंसा लिखी जाती थी, उनकी भी तारीफ की जाती थी। जैसे कि जो समुद्रगुप्ता थे उन्होंने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में, ग्रैंडफादर और फादर और मदर के बारे में लिखवाया था, प्रशंसा करवाई थी, तारीफ करवाई थी, लिखवाई थी। जैसे कि जो उनकी मदर थी ना, उनका नाम था कुमारा देवी और वो लिच्छवी गण से बिलोंग करती थी। और उनके फादर थे, उनका नाम था चंद्रगुप्ता, जिन्होंने गुप्ता डायनेस्टी के पहले ऐसे रूलर थे चंद्रगुप्ता जिन्होंने ग्रैंड टाइटल यूज़ किया था, अडॉप्ट किया था, महाराज अधिराजा। और उसके बाद समुद्रगुप्ता ने यूज़ किया था इस टाइटल को। बाकी जो उनके ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर थे ना, वो सिंपल महाराजा ही यूज़ करते थे एज अ टाइटल। अभी जो समुद्रगुप्ता थे इन्होंने अपने दादा परदादा के बारे में लिखवाया था, एंसेस्टर्स के बारे में लिखवाया था। अब इनके बाद जो इनका बेटा था चंद्रगुप्ता II, ये समुद्रगुप्ता का बेटा है चंद्रगुप्ता II, इनके बारे में हमें इंस्क्रिप्शन और कॉइन से पता चलता है। इन्होंने बहुत लंबी यात्रा भी करी थी वेस्टर्न इंडिया के साइड में और शाकास को भी हराया था। इनके कोर्ट में इनका जो दरबार लगता था तो उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे लोग थे। इनके बारे में हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट, हर्षवर्धना एंड द हर्षचरिता। अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे हमें ये पता चलता है कि जो गुप्ता रूलर्स थे उनका हमें इंस्क्रिप्शन और कॉइन से पता चलता है। लेकिन कुछ किंग ऐसे भी हैं, कुछ रूलर ऐसे भी हैं जिनकी बायोग्राफी से पता चलता है। बायोग्राफी मतलब कि किसी भी किंग के बारे में लिखना। तो उन्हीं में से एक किंग है जिनका नाम है हर्षवर्धना। इन्होंने 1400 ईयर पहले रूल किया था और इनके जो दरबार था, इनका जो कोर्ट था ना, उसमें एक पोएट था जिसका नाम था बान्य भट्ट, उन्होंने लिखा था और इनकी बायोग्राफी का नाम था हर्षचरिता। ये बायोग्राफी संस्कृत में लिखी गई थी। और जो हर्षा के जीनियोलॉजी, जो एंसेस्टर थे, दादा परदादा थे, उनके बारे में भी इस बायोग्राफी में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो इनके कोर्ट में, इनके दरबार में ना वेंगजेंग भी आए थे, जो हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था ना, तो वो भी आए थे। उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया था और देखा था कि कैसे कोर्ट में क्या क्या काम होता है और सब कुछ डिटेल अपने पास लिख लिया था। हर्षवर्धन अपने जो फादर के एल्डेस्ट सन नहीं थे, सबसे बड़े बेटे नहीं थे। उनका जो भाई था, बड़ा भाई था, और जो उनके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद उनको राजा बनाया गया था। और इनके जो ब्रदर इन लॉ थे ना, जो हर्षा की जो सिस्टर थी, उनके जो हस्बैंड थे वो कन्नौज के रूलर थे, उनको बंगाल के रूलर ने मार दिया था। अब गुस्सा तो आएगा ना, तो हर्षा को गुस्सा आया, हर्षवर्धन को गुस्सा आया। उन्होंने क्या करा, जो बंगाल के रूलर थे उन पे अटैक कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर इन लॉ को मारने की। अब कन्नौज वाला जो किंगडम था, जो राज्य था, वो हर्षा के पास आ गया क्योंकि उनके ब्रदर इन लॉ की डेथ हो गई थी। लेकिन हर्षा भी चुप नहीं बैठा, उसने क्या करा, जो रूलर ऑफ बंगाल था, बंगाल का जो रूलर था, उसको हरा दिया और मार दिया। हर्षवर्धन और भी काफ़ी सारी जगह सक्सेसफुल हुए, जैसे कि ईस्ट में इन्होंने मगध, यहाँ पे लिखा है देखो मगधा लिखा है, ए लिखा हुआ है ना, लेकिन ये संस्कृत वर्ड है। अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो इसको हम मगध बोलेंगे। जैसे कि जो राम वर्ड होता है उसको रामा बोला जाता है संस्कृत में, तो हम ए प्रोनाउंस नहीं करते, लास्ट वाला जो ए होता है, तो इस वजह से यहाँ पर हम मगध बोलेंगे, ना कि मगधा। तो यहाँ पर जो मगध वाला एरिया था वहाँ पे भी ये सक्सेसफुल रहे, इन्होंने जीत लिया ये वाला एरिया। और जो बंगाल था वो तो इन्होंने कब्जा कर ही लिया था, उसको हरा के, जो बंगाल का रूलर था। बट कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जैसे कि ये चाहते थे कि नर्मदा है ना, नर्मदा को क्रॉस करके डेक्कन वाले एरिया में जाके कैप्चर करूं। तो वहाँ पर चालुक्य एक डायनेस्टी है, उसमें जो रूलर थे पुलकेशिन II, इन्होंने उनको स्टॉप कर दिया कि आप यहाँ पर नहीं आओ, यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो कैप्चर, हमें हरा नहीं सकते हो, लौट जाओ यहाँ से।
अब हम पढ़ेंगे द पल्लवास, चालुक्यास और पुलकेशिन प्रशस्ति के बारे में। अब इनकी क्या क्या तारीफ हुई है वो हम देखेंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पर जो पल्लवास और जो चालुक्यास थे ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज मानी जाती थी साउथ इंडिया की। तो जो पल्लवास थे उनका जो रीजन था वो पूरा कांचीपुरम जो उनकी कैपिटल थी उसके आसपास वाला जितना भी एरिया था कावेरी डेल्टा तक वो उनके राज्य में था। और चालुक्यास का जो पूरा राज्य था वो था 2 रिवर के बीच में, एक तो कृष्णा रिवर और एक तुंगभद्रा के बीच में। यहाँ पे लिखा है ना रायचूर दोआब, दोआब मतलब होता है 2 रिवर। तो 2 रिवर के बीच में जो एरिया था रायचूर, वो सारा एरिया चालुक्यास का था। चालुक्यास की जो कैपिटल थी वो थी अहिहोल। तो ये ट्रेडिंग सेंटर भी था। अब जो चालुक्यास और जो पल्लवास होते थे ना वो आपस में ही लड़ते रहते थे। तो अब जो भी जैसे लड़ रहे हैं तो सबसे पहले वो अटैक करते थे जो उनकी कैपिटल सिटी होती थी, क्योंकि अगर कैपिटल सिटी को हरा दिया तो समझो उनके पूरे किंगडम, पूरे राज्य को ही हरा दिया। चालुक्य की जो कैपिटल थी अहिहोल, ये यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा टेम्पल्स बने हुए थे, एक तरीके से रिलीजियस प्लेस बना हुआ था यहाँ पे। चालुक्य के जो सबसे अच्छे रूलर माने जाते हैं वो है पुलकेशिन II। अब इनके बारे में हमें इनकी प्रशस्ति से पता चलता है। इनकी प्रशस्ति लिखी थी रवि कीर्ति ने। ये इनके दरबार में पोएट थे और इनकी प्रशस्ति में ना इनकी 4 जनरेशन के बारे में लिखा गया था, मतलब दादा परदादा उनके भी दादा, तो इस तरीके से 4 जनरेशन के बारे में लिखा गया इनकी प्रशस्ति में। पुलकेशिन को इनका जो किंगडम, इनका राज्य मिला था इनके अंकल से। पुलकेशिन जो II थे, इनके जो पोएट थे रवि कीर्ति, उनके अकॉर्डिंग वो तो इनकी तारीफ ही लिखेंगे पुलकेशिन की कि इन्होंने ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे पूरा अपना राज्य जमा लिया था, और जो हर्ष यहाँ पर इस एरिया में आ रहे थे कैप्चर करने के लिए उनको भी भगा दिया था। इन्होंने लिखा कि जो हर्ष थे, हर्ष मतलब होता है हैप्पीनेस, तो उनकी हैप्पीनेस छीन ली, उनको यहाँ से भागना पड़ गया, वो यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाए। इतने स्ट्रॉन्ग थे पुलकेशिन II, इनकी वजह से वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाए। पुलकेशिन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने पल्लव किंग को भी हरा दिया। पल्लव किंग को भागना पड़ा और कांचीपुरम की एक वॉल के पीछे, दीवार के पीछे छुपना पड़ा। चालुक्य का राज अब हर जगह नहीं चल रहा था, अब धीरे धीरे करके वो हारने लगे। तो जो पल्लवास और जो चालुक्यास थे ना, उनको हराने के लिए आ गई थी और भी डायनेस्टीज जैसे कि चोला और राष्ट्रकूटा। अब इन दोनों डायनेस्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे क्लास 7th में। नेक्स्ट, हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड। अगर पहले के राजाओं की बात की जाए तो वो लैंड रेवेन्यू पे, जो लैंड से टैक्स आता था ना, उस पे डिपेंड थे। तो विलेज में जो शासन चलता था, विलेज से ज़्यादातर शासन चलता था, वहीं से ज़्यादा टैक्स आता था, वहीं से ज़्यादा पैसा मिलता था किंग को, राजा को। कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हुई, जैसे कि जो किंग थे ना वो कुछ ऐसे लोगों को सपोर्ट लेना चाहते थे जैसे कि जो इकोनॉमिकली सोशली पावरफुल हो, तो बोलते थे कि तुम लोग हमें सपोर्ट करो, किंग ये कहते थे उन लोगों से। और पॉलिटिकली या मिलिट्री से अगर वो कोई मजबूत है तो ये उन लोगों का सपोर्ट लेते थे जो किंग होते थे, राजा होते थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, जो शासन में जो पोस्ट थी काफ़ी सारी, वो हेरिडिटरी थी, जैसे कि राजा का बेटा राजा हुआ। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बताया गया है कि पोएट थे हरिसेना, तो इनके जो फादर थे वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर थे, इस वजह से इनको भी चीफ जुडिशियल ऑफिसर बनाया गया। तो चीफ जुडिशियल ऑफिसर को ना पहले के टाइम पे महादंड नायक बोला जाता था। समटाइम्स कभी कभी तो एक ही पर्सन को काफ़ी सारे ऑफिस संभालने पड़ते थे, जैसे कि हरिसेना जो थे वो महादंड नायक भी थे, उन्हें कुमार अमात्य मतलब कि इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर भी बनाया गया। संधि विग्रहिक मतलब कि उन्हें एक वॉर और पीस का मिनिस्टर भी बनाया गया, मतलब 3 पोस्ट संभाल रहे थे वो। इनके अलावा और भी इम्पोर्टेंट मैन होते थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि नगर श्रेष्ठी, चीफ बैंकर को बोला जाता था, और मर्चेंट्स को। और जो लीडर होता था मर्चेंट कारवन का, उन्हें बोला जाता था सार्थव। और चीफ क्राफ्ट्समैन को बोला जाता था प्रथम कुलिका, और स्क्राइब्स को बोला जाता था हेड ऑफ द कायस्थ। तो ये सभी पर्सन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पोर्टेंट होते थे। अब इनमें से कुछ जो पावरफुल लोग होते थे वो सोचते थे कि हम राजा की क्यों सुने, हम तो अपना खुद का राज्य बनाएंगे, खुद का किंगडम बनाएंगे। नेक्स्ट, अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। कुछ जो रूलर्स होते थे उनकी आर्मी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती थी, जैसे कि उनकी आर्मी में होते थे एलिफेंट्स यानी हाथी, चैरियट्स यानी रथ, कैवलरी यानी कि जो घोड़े पे सोल्जर्स होते हैं वो, और फुट सोल्जर्स। अब इस मिलिट्री का एक लीडर होता था, उसको बोला जाता था सामंत। ठीक है, अब ये जो सामंत था ना, जब भी किंग इसको बोलता था, ये किंग को मिलिट्री प्रोवाइड कराता था, सोल्जर्स को प्रोवाइड कराता था।
तो अब मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए पैसा भी तो चाहिए। तो राजा कहता था तो ऐसा करो, तुम ये थोड़ा सा लैंड ले लो, इसमें से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा, जो भी टैक्स कलेक्ट होगा, उससे तुम अपनी आर्मी को मेंटेन करो। तो जो मिलिट्री का हेड था, लीडर था, जिसे सामंतास बोला जाता था, वो इस तरीके से लैंड से रेवेन्यू लेता था, पैसा लेता था, और तब जाके वो अपने शोल्डर्स को मेंटेन कर पाता था, हॉर्सेस को मेंटेन कर पाता था, या फिर उसे कोई भी वॉरफेयर के लिए इक्विपमेंट चाहिए होता था वो ले पाता था। अब जो सामंत होते थे, जो लीडर होता था मिलिट्री का, अगर उसे लगता था कि किंग बहुत वीक है तो वो किंग को हटा के खुद ही राजा बन जाता था। असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स। अब एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि जो पल्लव्स थे ना, उन्होंने एक लोकल असेंबली बिठाई, एक सभा बिठाई जिसे बोले जाता है, और उस सभा में ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे। तो अब इस सभा में क्या होता था, इस सभा में डिस्कशन होता था इरिगेशन के ऊपर, खेती बाड़ी के ऊपर, और एग्रीकल्चर ऑपरेशन के लिए कि एग्रीकल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे रोड बनाई जाए, कैसे टेम्पल्स बनाए जाए, एक्सेट्रा। यहाँ पे विलेज असेंबली को, विलेज में जो सभा होती थी उसको बोला जाता था उर, और इस उर में, इस असेंबली में वो लैंड ओनर्स होते थे जो ब्राह्मण नहीं होते थे। मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता था नगरम, और इस नगरम में, इस असेंबली में, सभा में रिच पावरफुल लैंड ऑनर्स और मर्चेंट्स ही होते थे बस। काफ़ी सेंचुरी तक ही लोकल असेंबली चलती रही। अब हमने किंग के बारे में, रिच और पावरफुल लोगों के बारे में पढ़ लिया। अब जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो आम जनता थी किंगडम में, वो कैसी थी उसके बारे में देखेंगे। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। अब जो आम जनता थी, ऑर्डिनरी पीपल थे, उनके बारे में हमें एक प्ले से पता चलता था, नाटक के से पता चलता था। जो कालिदास थे, उन्होंने राजा के कोर्ट में, राजा के दरबार में एक नाटक, एक प्ले को दिखाया था। तो उसके अकॉर्डिंग है ना, जो किंग थे और जो ब्राह्मण थे वो संस्कृत बोलते थे, और विमेन और जो मैन थे और बाकी जो लोग थे वो प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे। इनका एक फेमस प्ले था जिसका नाम था अभिजन शकुंतलम। इस स्टोरी में एक राजा के बारे में बताया गया है जिनका नाम था दुष्यंत। तो ये एक यंग वुमेन से प्यार करते थे जिनका नाम था शकुंतला। तो यहाँ पर एक पुअर फिशरमैन के बारे में बताया गया है कि दुष्यंत जो राजा थे ना, उन्होंने शकुंतला को दी रिंग। अब जो रिंग थी वो खा गई फिश। अब जो शकुंतला थी वो बहुत परेशान हो गई कि हे भगवान, मेरी तो रिंग खो गई, ओ माय गॉड, अब क्या होगा। तो जो फिशरमैन है ना, वो लेकर आया, तो गेटमैन ने रोक लिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के महल में घुसने की। और फिर चीफ पुलिस ऑफिसर ने भी उसे डांटा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कैसे घुस सकते हो राजा के महल में। तो वो कहता है कि मैं राजा को रिंग देना चाहता हूँ, ये रिंग मिली है मुझे। तो बोलता है अरे तुम चोर हो, ये है वो है, 10 बातें उसको सुना दी। लेकिन जब राजा को पता चला, राजा के पास लेकर गए पुलिस ऑफिसर उसको, तो राजा ने बोला अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुमने तो ये रिंग ढूंढती, शकुंतला की रिंग खो गई थी बहुत टाइम से, चलो मैं तुम्हें इसके बदले बहुत सारे रिवॉर्ड दूंगा। तो अब जब उसे रिवॉर्ड मिल जाता है ना, तो चीफ पुलिस ऑफिसर कहता है अरे ये तो इसके साथ गलत हो गया, हमें तो लगा था कि राजा इसको डांटेगा, मारेगा, इसको फांसी पे चढ़ा देगा, राजा ने तो इसको रिवॉर्ड दे दिया। तो ये फिर फिशरमैन को कहते हैं, गेटमैन और जो ये पुलिस ऑफिसर होता है, कि अब इस रिवॉर्ड को तुम हमारे साथ शेयर करोगे, नहीं तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। फिर ये फिशरमैन उनको भी कुछ दे देता है उस रिवॉर्ड में से। तो आप देख सकते हो इस स्टोरी से ये पता चलता है कि जो पुअर फिशरमैन था उसे कैसे, कितनी बुरी तरीके से लोग डांट रहे थे। वो जो गेटमैन था, पुलिस ऑफिसर था, और जब उसको गिफ्ट मिल गया, कुछ रिवॉर्ड मिल गया, तो वो उससे छीनने लगे कि भाई हमें भी दो, हमें भी दो शेयर। तो ये पहले के टाइम पे भी होता था, देखो ऐसा। आज के टाइम पे तो होता ही है, जो पुअर पीपल होते हैं उनको परेशान किया जाता है, पहले के टाइम पे भी किया जाता था। ऐसे ही जो चाइनीज पिलग्रिम थे जिनका नाम था फाइयान, उन्होंने बताया कि अनटचेबल के साथ बहुत गंदा ट्रीटमेंट होता था। उन्हें बोला जाता था कि आप है ना सिटी के जो बाहर वाला एरिया है वहाँ पे रहो, और जब भी आप लोग सिटी के अंदर आओगे तो आपको वुड का एक पीस, जैसे कि अगर कोई ढोलक जैसा होता है ना, लकड़ी से बनता है जो, उसको बजाते हुए आना है, जिससे कि सबको पता चल जाए कि आप लोग सिटी के अंदर आ रहे हो, जिससे कि जो बाकी लोग हैं ना वो इन अनटचेबल लोगों से दूर रह सके। इतना गंदा बिहेव होता था अनटचेबल लोगों के साथ। अनटचेबल उन लोगों को बोला जाता था जो लोअर कास्ट के लोग होते थे। ऐसे ही भान भट्ट ने भी एक प्ले लिखा था, तो उस प्ले में बताया था कि जो किंग की आर्मी है ना वो कैसे जाती थी। तो यहाँ पर बताया गया है द किंग्स आर्मी। तो जब भी किंग की आर्मी निकलती थी तो वेपन्स लेते हुए निकलती थी, और लोग उनको ट्रिब्यूट देते थे, मतलब गिफ्ट दिया करते थे। और इतनी बड़ी आर्मी थी कि जब वो आर्मी निकलती थी ना तो म्यूजिशियंस ड्रम बजाते, ढोल बजाते हुए निकलते थे। और जो विलेज के जो लोग थे वो किंग को कर्ड्स, गुड़, फ्लावर्स, ये सब कुछ गिफ्ट करते थे।
किंग की आर्मी इतनी बड़ी होती थी कि सारी जगह डिस्ट्रक्शन, मतलब पूरे में तबाही मचाती हुई जाती थी। हर जगह धूल ही धूल, इतनी बड़ी आर्मी होती थी। इस वजह से पूरी जगह धूल ही धूल, जैसे एलिफेंट्स जो एनिमल्स होते थे, हॉर्सेस होते थे, उनकी वजह से पूरे में धूल ही धूल हो जाती थी। अब हम पढ़ेंगे एल्सवेयर। तो एल्सवेयर देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अरेबिया जो कंट्री है ना, वहाँ से इस्लाम जो धर्म था वो स्टार्ट हुआ 1400 ईयर पहले। प्रॉफिट मोहम्मद ने उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस्लाम रिलीजन। तो ये क्रिश्चियनिटी की तरह ही है, ये भी एक रिलीजन, और इस रिलीजन के बारे में कुरान में बताया गया है। कुरान एक सेक्रेड बुक है, रिलीजियस बुक है इस्लाम की। तो ये मुस्लिम लोगों का रिलीजन होता है, और इसमें भी यही बताया गया है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। और धीरे धीरे करके जो इस्लाम रिलीजन है ना, वो नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन, ईरान, इंडिया में स्प्रेड हो गया, फैल गया। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है तो आप इस ट्रू फॉल्स का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं भी तो देखूं जरा कितने स्टूडेंट्स इस ट्रू फॉल का आंसर बिल्कुल करेक्ट बताते हैं। ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, and please like and subscribe my video and share with your friends. Thank you.